बड़ी खबर आपको बताएं कि देर रात देहरादून के राजपुर रोड में एक बेकरी में अचानक से भीषण आग लग गई और बेकरी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है, जहां चारधाम यात्रा में खराब मौसम चुनौती बना हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धामों में बारिश में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। चारों धामों में अभी तक 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा 92,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं और कल ही केवल एक दिन में ही 14,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के अभी तक 22 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 8 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और बद्रीनाथ के लिए करीब 7 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, एक तरफ मौसम खराब है, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और क्या परेशानी, और ये भी बताइएगा कि प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम है। देखिए अमनदीप, जो केदारनाथ धाम है करीब सबसे ज्यादा हाइट पर है, 3,500 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है और करीब 18 से 19 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई वाला पैदल रास्ता भी है। इस रास्ते पर तमाम जगह अभी भी ग्लेशियर मौजूद हैं, ग्लेशियर काट कर रास्ता बनाया गया, इसी से होकर तीर्थयात्री गुजर रहे हैं। जिस तरह के आंकड़े अभी हमने बताया कि जो 22 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए हुए हैं। अभी तक जो 2.5 से 3 लाख यात्री चारों धामों में पहुंचे, उनमें सबसे ज्यादा जो यात्री हैं वो केदारनाथ पहुंचे। यानी कि यही जो श्रद्धालुओं का हुजूम केदारनाथ में उमड़ रहा है, खराब मौसम में ये सबसे बड़ी दिक्कत प्रशासन के लिए बन रहा है कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाए। कल भी करीब 14,000 के आसपास यात्रियों ने खराब मौसम के बावजूद, बारिश बर्फबारी के बावजूद, कड़ाके की ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम के दर्शन किए। और यही कारण है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल केदारनाथ धाम के लिए 6 मई तक रोक दी गई है, क्योंकि वहां पर लगातार जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उसके चलते दिक्कतें हो रही है। खराब मौसम भी लगातार बना हुआ है, वहां पर रहने खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्थाओं में बड़ी दिक्कतें इस मौसम में हो रही है। यही हाल चारों धामों में भी है और यही कारण है कि जो लगातार यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विपरीत मौसम के बावजूद भी अभी तक चारों धामों में करीब 15 लोगों की हार्ट अटैक और अन्य कारणों से। सुनील, मौसम विभाग की तरफ से क्या रिपोर्ट सामने है? कब तक इसी प्रकार के हालात रहने वाले हैं? लगातार बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है, कब तक ऐसे हालात रहेंगे? देखिए फिलहाल जो मौसम विभाग का फोरकास्ट है वो 6 मई तक का फोरकास्ट जारी किया गया है कि चारों धामों में खासकर हाई एल्टीट्यूड के वाले जो एरिया हैं वहां पर 6 मई तक बारिश और बर्फबारी जैसी की आशंका मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। और इसी को देखते हुए केदारनाथ के लिए खासतौर पर एहतियात प्रशासन की ओर से बरती जा रही है कि 6 मई तक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम यात्रियों से लगातार अपील की है कि वो मौसम ठीक होने के बाद ही धामों की यात्रा करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुनील। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहें या फिर कुछ और, मई का महीना आ गया है और कूलर, एसी की जगह ठंड ने दस्तक दे दी है। नैनीताल पहुंच रहे सैलानियों के मौसम मुसीबत बन रहे हैं, तो स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। बारिश और ओलों ने पहाड़ का मौसम सर्द कर दिया है। पहले मार्च के बाद अप्रैल में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा, तो अब मई के महीने में भी ठंड लोगों को परेशान किए हुए है। नैनीताल में बदले हुए मौसम के चलते लोगों के स्वेटर जैकेट फिर से निकल आए हैं और स्थानीय लोग आग जलाकर ठंड भगा रहे हैं। पर्यटकों को भी यहाँ पहुंचकर गर्म कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। हम आए तो घूमने के लिए ही थे, बट एकदम से मौसम बदल गया, तो खैर अपना मजा है इसका भी। सोचा था इतना ठंड मिलेगा यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आकर के अब खरीदारी करनी पड़ रही है। 70 के बाद करीब 71 या 72 में हुआ था ऐसा। 71-72 में हुआ था, मतलब
समझो आप ये मार्च के महीने से बरसात शुरू हुई, वो बारिश सीधे भी बरसात में कन्वर्ट हो गई थी। पिछले कुछ सालों से मौसम का चक्र बदला है। बारिश अक्टूबर में देखने को मिल रही है तो सर्दी की बारिश ने भी अपना टाइम चेंज किया है। दिसंबर जनवरी में बारिश और स्नोफॉल की कमी तो अब अप्रैल मई में बारिश और ओलों ने चिंता बढ़ा दी है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मई में आग जला रखी है हमने। कई सालों बाद ये ऐसी ठंडी देखी गई है नैनीताल में। कारण भले ही जो भी हो, लेकिन मौसम चक्र के बिगड़ने का असर प्रकृति में दिख रहा है। ऐसे में ये ठंड कब लौटेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन नैनीताल आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं ताकि बेमौसम पड़ रही ठंड से राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा 4 मई से शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 18,000 फीट की ऊंचाई तक होती है, लेकिन इस बार मौसम का बिगड़ा मिजाज यात्रा में दिक्कत पैदा कर सकता है। असल में इस साल मई में भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी जमकर हो रही है, जिससे कि आदि कैलाश यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यात्रा के अहम पड़ाव गुंजी में भारी बर्फबारी हो रही है और इसके अलावा ऐसे में कैसे यात्रा आयोजित होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में पिथौरागढ़ से विजय वर्धन जुड़ गए हैं। विजय, अब जल्द ही यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के कई इलाकों में अभी भी जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि ये बताएगा कि प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग यात्रा करने पहुंचे वो आसानी से यात्रा कर सकें। देखिए, प्रशासन ने जो अपने इंतजाम किए थे वो सामान्य मौसम को ध्यान में रखते हुए किए थे, लेकिन बीते 2 रोज से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदला है। जहां निचले इलाकों में बारिश हो रही है, ऊंचे इलाकों में कंटिन्यू स्नोफॉल जारी है और खासकर जिस इलाके में ये यात्रा होनी है वो 18,000 फीट की हाइट में है, तो समझा जा सकता है कि वहाँ किस कदर स्नोफॉल हो रहा होगा। खासकर बूंदी, गुंजी, छियालेक और आदि कैलाश का जो रूट है, कूटी का इलाका है, वहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है। तो इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई है कि वो अपनी तैयारियों को किस तरीके से करे, क्योंकि 4 मई को पहला जत्था बेस कैंप धारचूला पहुंचना है और 5 मई को धारचूला से वो गुंजी के लिए रवाना होगा। हालांकि मौसम का मिजाज अभी 2-3 दिनों तक और ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया गया, लेकिन मौसम अगर खुलता भी है तब भी ऊंचे इलाकों में इतनी बर्फबारी पड़ी हुई है कि उसको साफ करने में और सामान्य होने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक चुनौती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटता है, बीआरओ को, आईटीबीपी को, एसएसबी को। हालांकि प्रशासन ने एक कोऑर्डिनेशन टीम यहाँ पर बनाई हुई है कि अगर कोई दिक्कत हो, मौसम का मिजाज किसी तरीके से बदलता है, यात्रियों को अन्य कोई दिक्कत होती है तो किस तरीके से उनको रिलीफ यहाँ पर दिया जाए। लेकिन लगातार बदले हुए मौसम ने दिक्कतें लगातार बढ़ा रखी हैं। जी ठीक है, अहम पड़ाव गुंजी की बात कर ले क्योंकि यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है, 2 दिन का वक्त और है। क्या बर्फ हटाने का काम लगातार वहां पर चल रहा है सड़क पर? जी मैं आपको बताऊं, लगातार जब बर्फ गिर रही है तो ऐसे में हटाने का काम संभव भी नहीं है। अगर बर्फबारी अगर रुकती है, क्योंकि मौसम बीते 48 घंटे से निचले इलाकों में लगातार बारिश है, ऊपर इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लगातार बर्फबारी है। जब बर्फबारी थमेगी उसी के बाद रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू होगा और संभवतः उसी के बाद यात्री बेस कैंप से ऊपर को जाएंगे। लेकिन ये सब आने वाले 2 दिन के भीतर मौसम कैसा रहता है इस पर डिपेंड करेगा और उसी हिसाब से हमें लगता है कि प्रशासन अगली प्लानिंग भी यहाँ पर तैयार करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं कोरोना काल से अब तक बंद पड़ी कोटद्वार से दिल्ली के लिए चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस को वापस से शुरू किए जाने की मांग को लेकर व्यापारी ट्रेन रोककर आंदोलन करने जा रहे हैं। लंबे वक्त से लोग ट्रेन के वापस संचालन करने की मांग कर रहे हैं। जिला व्यापार संघ की मांग है कि मसूरी एक्सप्रेस को वापस से शुरू किया जाए। इसके साथ ही सिद्धबली एक्सप्रेस की टाइमिंग में बदलाव किया जाए। गढ़वाल के तमाम इलाकों के कोटद्वार में ट्रेन के जरिए दिल्ली जाने के लिए मसूरी एक्सप्रेस एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन कोरोना काल के बाद से ट्रेन का संचालन रोक दिया गया है, जिसे अब वापस से शुरू किए जाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। आंदोलन हो रहा है। आंदोलन के तहत कोटद्वार के तमाम सामाजिक संगठनों से लेकर पूर्व सैनिक संगठन और व्यापार मंडल भी आंदोलन में शामिल होकर ट्रेन को वापस शुरू करने की मांग करेंगे।
अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ट्रेन को वापस शुरू करने को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है अनुपम, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना काल से पहले भी काफी सहूलियत मिलती थी, लेकिन एक बार फिर से वो सहूलियत मिल सके इसको लेकर आंदोलन किस प्रकार से चल रहा है, क्या कुछ मांगे उनकी? देखिए 2020 के बाद से जो मसूरी एक्सप्रेस थी वो बंद हो चुकी है और जो व्यापारी है या जो गढ़वाल के जो लोग हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वापस से मसूरी एक्सप्रेस को शुरू किया जाए, क्योंकि मसूरी एक्सप्रेस जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है तब से वो चली आ रही है और एक सुगम यात्रा उससे की जाती थी। वो रात का समय उसका होता था कोटद्वार से दिल्ली के लिए और रात के समय वो ट्रेन निकलती थी और सुबह के समय वो दिल्ली पहुंचाती थी सुबह 6:30 बजे। और उसके बाद जो व्यापारियों का कहना है कि सुबह वो दिल्ली पहुंचते थे और उसके बाद जो भी उनको शॉपिंग करनी है या खरीदारी करनी है और उसके बाद फिर वो वापसी शाम के समय कोटद्वार के लिए होती थी और रात के समय फिर वो वापस कोटद्वार पहुंच जाते थे। लेकिन अब वो मसूरी एक्सप्रेस बंद कर दी गई है कोरोना की वजह से। उसके बाद से दोबारा से उसका संचालन नहीं हो पाया है। हालांकि इसकी जगह जन शताब्दी एक्सप्रेस जो सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस है उसका संचालन जरूर शुरू किया गया है, लेकिन व्यापारियों की मांग की गई है कि मसूरी एक्सप्रेस की जो टाइमिंग थी वो बेहतरीन टाइमिंग थी उन सभी के लिहाज से, क्योंकि गढ़वाल से बड़ी तादाद में जो यात्री होते हैं वो कोटद्वार पहुंचते हैं और जो अब की जो जन शताब्दी एक्सप्रेस की जो टाइमिंग है वो उनके लिए सुटेबल नहीं है। व्यापारी भी लगातार मांग कर रहे हैं। जो गढ़वाल के जो लोग हैं पौड़ी से बड़ी आबादी में जो यात्री है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ कोटद्वार से फिर आगे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। तो एक लंबे समय से मांग की जा रही थी, इसके लिए सांसदों से भी मुलाकात की गई, मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर कब ध्यान देते हैं और कब तक इस समस्या का निराकरण होता है। आप तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ के धारचूला शहर के लिए खतरा बनी एलधारा की पहाड़ी का काम रुक गया है। असल में टीएचडीसी की बनाई गई डिजाइनिंग में पेच फंसने के कारण ये काम रोका गया। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर बरसात से पहले एलधारा का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ तो धारचूला पर आफत भी बन सकती है, जिसको लेकर लगातार कई लोग कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बीती बरसात में एलधारा की पहाड़ी ने धारचूला में जमकर तबाही मचाई थी। पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर्स ने जहां दर्जनों मकानों को जमींदोज किया, वहीं कई दुकानों को भी तबाह कर डाला। यही नहीं, पहाड़ी पर लटके भारी बोल्डर से धारचूला में हर वक्त खतरे के बादल मंडराए रहते हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग ने टीएचडीसी की मदद से पहाड़ी के ट्रीटमेंट का काम बमुश्किल शुरू किया ही था कि डिजाइनिंग पर पेंच फंस गया। टीएचडीसी की बनाई डिजाइनिंग पर जहां कई कमियां हैं, वहीं पहाड़ी में 4 बोरहोल की अभी भी जांच होनी बाकी है। हम बार बार प्रशासन से इस बात को कह रहे हैं कि समय रहते इस कार्य को नहीं किया गया तो धारचूला बिल्कुल खतरे की जद में है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका उन एजेंसी का कहना है कि भाई हमको डीपीआर अभी तक उपलब्ध नहीं करा गई है। तो ये घोर लापरवाही विभाग की दिख रही है। एलधारा की पहाड़ी में 4 बोरहोल की जांच होने के बाद ही फाइनल डिजाइन तैयार होनी है। ऐसे में तय है कि जब तक फाइनल डिजाइन तैयार नहीं होगी असल काम प्रभावित ही रहेगा। हालांकि मामले की गंभीरता को देख टीएचडीसी की जब रिवाइज डिजाइन आएगी और उसमें डीपीआर बनेगा, उससे पहले जो काम किए जा सकते हैं वो काम चालू रखे जाएंगे। तो अब एलधारा का काम रिज्यूम हो जाएगा। यहाँ से उन्हें निर्देशित किया जा चुका है कि अगर इस बार इतना एक ही महीना मानसून के लिए रह गया है तो इतना काम करें ताकि कोई एलधारा से फर्दर कोई नुकसान धारचूला को ना पहुंचे। एलधारा की पहाड़ी धारचूला शहर के ठीक ऊपर है। ऐसे में शहर के ऊपर लटके भारी बोल्डर्स कभी भी आफत बरसा सकते हैं। बावजूद इसके कार्यदायी संस्थाएं इस मामले को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि मॉनसून सीजन से पहले हर कीमत पर पहाड़ी का ट्रीटमेंट हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए धारचूला पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर बनाई गई अवैध मजारों को जिला प्रशासन की टास्क फोर्स ने ध्वस्त कर दिया गया है और उधर कुमाऊं मंडल के तराई के जंगलों में बने 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मजारों को वन विभाग के विशेष दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की अगुवाई कर रहे ISFS और नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया है कि सीएम धामी के आदेश पर ही बड़ी कार्रवाई हो रही है।
लगातार अवैध मज़ारों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में भी इसी प्रकार से लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है अवैध मज़ारों पर। ये देखिए तस्वीरें, लगातार बुलडोजर चल रहा है। नहीं, देखिए इरिगेशन का एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचायती चला करती थी। तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था, इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी थी इरिगेशन के बिल्डिंग में। और तीर्थ नगरी हरिद्वार का सनातन स्वरूप बचाने के लिए धामी सरकार का बुलडोजर आज फिर गरजने वाला है, क्योंकि सरकारी जमीनों पर बनाई गई अवैध मज़ारों को जिला प्रशासन की टास्क फोर्स ने कल भी ध्वस्त किया था। उधर कुमाऊं मंडल के तराई के जंगलों में बनी 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मज़ारों को वन विभाग के विशेष दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की अगुवाई कर रहे IFS और साथ ही नोडल अधिकारी झा पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सीएम धामी के आदेश पर वन भूमि से अवैध मज़ारों को ध्वस्त करने का अभियान तेजी के साथ में चल रहा है। पिछले एक दिन में तराई के जंगलों से 1 दर्जन से ज्यादा मज़ारें यहां पर जमींदोज की गई और आज एक बार फिर से कार्रवाई हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर से बड़ी खबर है, यहां पर पप्पी सागर की हत्या के मामले में हंगामा हुआ है और पुलिस ने कोतवाली के बाहर लाठीचार्ज किया है। पप्पी सागर के समर्थन में आए लोगों पर अभद्रता का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से तितर-बितर किया है। पप्पी सागर की हत्या हुई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। 70,000 रुपए पप्पी सागर की हत्या की वजह बने। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और एक आरोपी आजम से पप्पी सागर ने 70,000 रुपए उधार लिए थे और उधार वापस मांगने पर पप्पी आजम से बदसलूकी करता था, जिसके बाद दास साहब ने पप्पी सागर की हत्या की साजिश रची और पप्पी का मर्डर करवा दिया। आजम ने पैसे दिए थे 70,000 रुपए पप्पी सागर के भाई को जेल से बाहर निकलवाने के लिए, और जब ये पैसे की डिमांड करता था तो उससे वो गाली गलौज करता था और इसी भय को लेकर इसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी आजम को कि पप्पी सागर इसकी हत्या कर सकता है और इसलिए इसने पप्पी सागर की उर्फ अरविंद की हत्या कर दी। और हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और साथ ही नगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की फोटो भेजकर डील करते थे और ग्राहकों को होटल में बुलाकर देह व्यापार करते थे। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर द हिल व्यू और साथ ही होटल रैमसन में छापेमारी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद में गिरफ्तारी हुई। इस पर फिर हमारी जो डिकॉय टीम जो प्राइवेट में हमारे कर्मचारी लगाए और उनको होटलों में बुकिंग कराई गई, जिससे कि हर जगह ऑब्जर्वेशन हो सके कि कहाँ कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। इसी के क्रम में 2 लोग को, जो होटल के मैनेजर है रैमसन होटल और हिल व्यू होटल है, इसके मैनेजर्स की अरेस्टिंग की गई है, जिनके मोबाइल से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लगता है कि इस एक्टिविटी में लगातार लगे हुए थे। और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, कुछ काफ़ी सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं। उसमें भी आगे हमारी कार्रवाई होगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में मजदूर दिवस पर उपनल कर्मचारियों ने रैली निकाली और नियमितीकरण की मांग की। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से नैनीताल की नैनी झील में फैल रही गंदगी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को 3 मई को जवाब देने को कहा। कोटद्वार पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की बम्पर जीत होगी। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। जल्द हाजिर होंगे।